थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू माननीय कार्तिकेय शर्मा जी। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, हमारे राष्ट्रपति महोदया की ओर से हमारे दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया और ये हमारे भारत की लोकतंत्र की गरिमा है, बड़प्पन है कि एक बहुत सामान्य व्यक्ति को, वो भी एक दूर दराज के गांव से आदिवासी अनुसूचित जनजाति की महिला को भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठने का मौका मिला और हमको उनका उद्बोधन सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उसी तरह से हमारे देश के लोकतंत्र की ये भी बहुत बड़ी महिमा है कि सामान्य व्यक्ति भी इस देश के सर्वोच्च अधिकार को प्राप्त करके देश के प्रधानमंत्री जी का भी दायित्व निभा सकता है। ये भी हमारे भारत के संविधान ने जो प्रावधान किया और उसको साक्षात हमने होते हुए देखा है। और केवल उतना ही नहीं, केवल भारत के ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने का तो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ ही है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन विश्व में भी आज जो चंद नेताओं को एक सर्वमान्य एक अधिकार प्राप्त हुआ है, वो उनमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। यही लोकतंत्र में हम सब लोगों को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए कि इस सदन और दोनों सदनों के माध्यम से हम देश के लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा संदेश दे जिससे भारत की एकता, हमारी जो विकास की जो सफ़र है, ये सारी चीज़ों में हमको सफलता मिले। हमारे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले करीब 10 वर्षों से नेतृत्व किया है और मेरे को एक चीज़ जो मैंने एक उनके हम्बल बैकग्राउंड के वजह से जो देखी है, जो यहाँ पर हम देश के लोगों ने अनुभव किया है कि उन्होंने शुरू किससे किया था, स्वच्छ भारत से। फिर उन्होंने टॉयलेट, शौचालय हमारे हर भारतीय को मिलना चाहिए, ये उन्होंने मुहिम चलाई। उसके बाद सबको घर मिलना चाहिए, उसके बाद सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, उसके बाद सबको शिक्षा, सही किफ़ायत और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य और आरोग्य के प्रति सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी भूख से सोना ना पड़े, ये व्यवस्था होनी हमारे देश में होनी चाहिए। तो एक सामान्य अगर आप देखेंगे कि जो जो ज़रूरत एक व्यक्ति की, इस नागरिक की होती है, पहले उसको एड्रेस करने का, उसका कोई एक समाधान करने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार के माध्यम से करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि 80% लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उनको जूझना पड़ता है और इसका समाधान सरकार ने किया है बहुत बड़े पैमाने पर। देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, स्वाभाविक है सबकी आकांक्षाओं को एक साथ पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में तेज़ी से सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे सबके लिए एक मतलब समाधान की बात है और इसी दिशा में सरकार और भी तेज़ी से काम करेगी, कर रही है। ये राष्ट्रपति महोदया के जो अभिभाषण में हम लोगों को सुनने मिला, ये अभिनंदनीय है। सर, हमारे देश ने कई पहलुओं पर प्रगति की है। इसमें किसानों का जहाँ तक सवाल आता है, मुझे याद है कि हमारी जब सरकार थी यूपीए की, जब मैं उसमें मंत्री था, एक बार 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की गई थी और उस 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी कई सालों के बाद एक बार की गई थी। पूरे देश में ऐसा एक उत्साह का वातावरण था कि देखिए सरकार ने किसानों के प्रति इतना बड़ा मतलब मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन ये बात को भी उतना ही हमको एहसास करना ज़रूरी है कि पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं, कितने लाखों करोड़ की योजनाएं हमारे किसानों के लिए प्रदान की है। उसमें किसान सम्मान निधि, अगर आप उसका ही हिसाब करें तो पिछले
3 वर्षों में करीब 2,70,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों के खातों में जमा हुए हैं। और ये कोई योजना बंद नहीं होने वाली है, निरंतर जारी रहने वाली है। और हो सकता है, संभावित है कि आगे आने वाले वर्षों में इसकी जो मात्रा है 7-6 हज़ार रुपया प्रति सालाना प्रति किसान, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और उसका एक उदाहरण मैं इसलिए भी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ की हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने इस 6,000 रुपये के साथ अपने ओर से भी 6,000 रुपया जोड़ दिया है, जिससे किसानों को 12,000 रुपया मिलता है हर साल। तो ये भी एक प्रशंसनीय एक कदम जो है, इसके बारे में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और किसानों की कितनी सारी जो समस्याएं थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने ध्यान छोटी छोटी बातों से, जैसे मैंने कहा, दिया। सॉइल हेल्थ के बारे में सॉइल कार्ड होना चाहिए, किस जमीन किस भौगोलिक परिस्थिति में कौन सी उपज ज़्यादा उपयोगी रहेगी, उसका मतलब यील्ड ज़्यादा आएगा। ये सारी छोटी छोटी बातों को लेकर भी सरकार ने ध्यान देने का काम किया। किसानों को ऋण, जो क्रॉप लोन जो मिलता था, उसकी मात्रा कई लाखों करोड़ में कई दुप्पट तिप्पट चापट हो गई जो पहले मिलती थी। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। जो देश हमारे देश में आयात करता था बहुत सारी वस्तुओं का, खाने पीने की, वो ज़माना तो खैर पुराना है कि गेहूं भी हम लोग मंगाते थे PL 480 से, लेकिन उसके बाद जो भी प्रगति हुई उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इन पिछले कुछ वर्षों में हुई है। और 5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो देश बाहर से आयात करता था, आज एक्सपोर्ट करता है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है सर, कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी बातें और भी किसानों के बारे में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सीमित समय की वजह से और भी मुद्दे हैं। आज मैं मत्स्य व्यवसाय के बारे में भी परसों मैं सुन रहा था, इवन बजट में भी उसके बारे में उल्लेख हुआ। आज फिशरीज, इनलैंड फिशरीज एंड ओशन फिशरीज, इसमें जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, आज भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स विश्व में हो गया है। और आज प्रॉन, जो झींगे होते हैं, वो जो इनलैंड फिशरीज में पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात के खास करके और उड़ीसा के कोस्ट में जो इनलैंड फिशरीज के माध्यम से आज जो तैयार होते हैं उपज, इसकी हज़ारों करोड़ की मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। एंड वी आर प्रोबेबली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रॉन्स इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से लोगों के आमदनी, आज दूध उत्पादन में हम विश्व में 1 नंबर हैं, उसमें प्रति एनिमल हम मात्रा कैसे उसकी यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अब ध्यान दिया जा रहा है। वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, एक ज़माने में खाली हम लोगों को अमूल का नाम मालूम था, आज पूरे अमूल के जैसे मॉडल को पूरे हमारे भारत में हर राज्य में आपको देखने मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी, एक जोड़ धंधा, एडिशनल इनकम, सप्लीमेंट्री इनकम, इसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में लोगों को मिल रही है। तो ये भी एक हमारे लिए एक समाधान का विषय है। आज आप अगर देखेंगे तो युवाओं के लिए भी, सभी लोग, हर व्यक्ति बोलता है कि देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी कितनी थी और आज कितनी है, इसका भी तुलना करना ज़रूरी है। 140 करोड़ में आप कहोगे कि हर व्यक्ति को जैसी व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब उसे चाहिए मिल जाए, ऐसा भी कोई एक सीमित समय में संभव नहीं होता है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 10 साल के दायरे में इसकी मात्रा कितनी कम हुई और कितने बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे हैं। केवल मतलब अब कोई फैक्ट्री में ही काम करना है, फैक्ट्री का मैं आपको कहता हूँ सर, मैं भी 10 साल सरकार में रहा। एक ऐसा दौर आ गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश से गायब हो गई थी, नया मतलब उद्योग लगता नहीं था, लोग हिचकिचाते थे। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसी योजनाओं के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज विदेशों से लाखों करोड़ का निवेश। और विदेशों का ही क्यों, आज पैसा हिंदुस्तान में कम है ऐसा मानना गलत होगा। आज हमारी भारतीय बैंकों में इतना पैसा है, इतना अर्थव्यवस्था में पैसा है कि आज इकोनॉमी आज अपने ही मोमेंटम से
बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। आज 7% जीडीपी ग्रोथ, आप हम लोग तब की 7% और आज के 7% में बहुत फ़र्क है सर। बेस कितना बढ़ गया। पहले हम छोटे बेस पे 7% गिनती करते थे और उसमें भी बहुत साल तो नेगेटिव ग्रोथ और 1% 2% ग्रोथ पे आ गए थे। आज लगातार हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है और बड़े बेस पे ग्रो कर रही है, हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। मुझे विश्वास है जिस तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजनेस और इकोनॉमी के बैकग्राउंड को मैं भी समझता हूँ, कुछ मुझे भी थोड़ा इसका अनुभव है, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित हमारे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सरकार ने जो समय दिया है उससे भी पहले होने वाली है और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश इस विश्व का एक डेफिनेटली इकोनॉमिक पावर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, ऐसा इसको नज़रअंदाज करके नहीं चलने वाला है और ये इकोनॉमी सब सेक्टर में बढ़ रही है सर। एक ज़माने में तो हम लोग केवल पारंपरिक बातों की हम चर्चा करते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज स्पेस, हम लोग ड्रोन्स, कौन सी चीज़ हम इस देश में नहीं बना पा रहे हैं। आज आईटी सेक्टर में नए नए प्रोडक्ट्स, विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आज हमारे भारत में कर रहे हैं। भारतीयों का जो एक जिसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंस पावर, ब्रेन पावर, उनका इनोवेटिव पावर, ये आज हमको रियली विश्व में प्रोपेल कर रहा है और हमारे, आप जानते ही हैं कि विश्व में की बड़ी बड़ी जो आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उसको आज भारतीय हेड करते हैं, उसका ही ये एक मिसाल है। और आज हमारे भारत के भीतर इस क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पे प्रगति हो रही है, ये हम लोग इसको मतलब बिल्कुल एहसास करते हैं और उस पर हमको सबको फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सर आज हम लोग कितनी सारी और बातें करते हैं, इसमें आप एनर्जी सेक्टर, हमारा देश एनर्जी डेफिशिएंट, हर चीज़ में हम लोगों को ऑयल इंपोर्ट करना, गैस इंपोर्ट करना, बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे। आज धीरे धीरे हमारा देश एक नई दिशा में नए आयामों को छूने जा रहा है। उसमें खास करके आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सर मैं आपको एक मतलब बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विश्व में जितने देशों में आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है और जितनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके मात्रा में आज भारत में सही मायने में I can say as a proud Indian that we are probably one of the most advanced countries in the area of renewable energy. इसको हम लोगों को जितना बड़ा हमने बढ़ावा दिया है, इसका फ़ायदा आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है सर। आगे आने वाले दिनों में जो ऑयल और गैस है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारा कोल, ये सब चीज़ें कम होने वाली है और उसके सामने जिस तेज़ी के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, हम जिस तरह से सोलर में जा रहे हैं, विंड में जा रहे हैं, एथेनॉल का इतना बड़ा पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है। एथेनॉल केवल हम लोग गन्ने से ही बनता है, शुगर केन जूस से, ये हम सोचते थे, अब उसको भी आज ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, बहुत सारे प्लांट बेस्ड एथेनॉल, क्या क्या उसमें नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हमारे देश को आगे के एक भविष्य के 10, 20, 50 साल के लिए तैयार कर रही है, जिसमें विश्व अभी भी पीछे है, उस मात्रा में हम आगे बहुत जा रहे हैं तेज़ी से। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सर। हमारे एक प्रकार से आप अगर देखें सर, तो जिस मतलब डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग तो यही सोचते थे कि जो भी कुछ हमारे को आर्मामेंट्स लगते हैं, जो भी कुछ डिफेंस सेक्टर में हमारी जो भी कुछ बातें हैं, ये तो इंपोर्ट के साथ ही होती है। हमारा कोई भी मतलब वेपन बाहर से ही आएगा तभी हमारी आर्म फोर्सेस तैयार होगी। आज ऐसी बात रही नहीं सर। वो जो भी आता है वो हाई टेक्नोलॉजी की कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर आती है, मगर धीरे धीरे जिस तरह से फोकस दिया जा रहा है, जिस तरह से पार्टनरशिप्स इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड इफ़ यू वांट टू सेल इन इंडिया, और यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ R&D होगा। आज ये सारी चीज़ें एक बदलते हुए चेहरे का
एक बदलते हुए भारत का और आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का। आखिर भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। ऐसे कितने देश होंगे जिनको इतने बड़ी सीमाओं का और कैसी कठिन सीमाओं का, कहाँ पहाड़ों पे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार फुट पे हमारे जवानों को वहाँ तैनात रहना पड़ता है। 7,000 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और इसके अलावा इंडियन ओशन का पूरा इतना बड़ा एक्सपेंस है, कहीं रेगिस्तान में हमारी बॉर्डर है। ये सारी जो इतनी अहम चुनौतियाँ डिफेंस फोर्सेस को शायद विश्व में मिलेगी, ऐसा और कोई देश में मुझे देखने नहीं मिलता है सर। और उसके बावजूद हमारी सेना, हमारी नौसेना, हमारी हवाई सेना ये जिस मतलब मुस्तैदी के साथ सारी चीज़ों का आज सामना कर रहे हैं और हमारे आप को सबको सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, इसके लिए तो उनको हम जितनी सलामी दे, सल्यूट करें, इतना कम है सर। और इस क्षेत्र में भी हम लोग कितना डिफेंस प्रोडक्शन में और अलग अलग चीज़ों में, हवाई जहाज़ बनाने से लेकर मिसाइल बनाने से लेकर और जो भी कुछ हमारे आर्मामेंट्स है, सबमरीन्स बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है सर। और इसीलिए हम उस बारे में भी अगर हम देखेंगे तो हम लोग सही मायने में इस दिशा में बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु हैं, ये इसमें अब कोई कहने में कोई दो राय नहीं है। ऐसे इतनी शिखर पर एक नेता विश्व में लोकप्रिय बन सकता है, ये बहुत ऐसा हमारे भारत में कभी होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज पूरी विश्व में भारत के प्रति एक अलग श्रद्धा है, देखने का नज़रिया अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी की मेहनत, सोच और उन्होंने जिस तरह से संबंध बनाए हैं, ये इसका भी परिणाम है सर। ऐसा कभी हो सकता था कि इस्लामिक कंट्रीज़ में हम लोगों का इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ संबंध बन सकता है? और कई आइडियोलॉजिकल बातें होती थी पहले कि हाउ कैन दिस गवर्नमेंट एवर हैव रिलेशंस विद द इस्लामिक कंट्रीज़। बट आज आप देखेंगे तो जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाई है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फोर्ज कर रहे हैं। आज हम एक और राम मंदिर जी, राम लाला के मंदिर का हम लोग सब आज सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से अगले 4 दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर अबू धाबी में पहला हमारा हिंदू मंदिर का वहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, वो चीज़ अब वहाँ पर संभव होने जा रही है। तो एक और आप देखिए, मैंने राम मंदिर का भी जो उल्लेख किया सर, ये हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है, राम मंदिर बना वो तो सौभाग्य है ही, लेकिन जिस शांति प्रिय तरीके से हुआ, जिस संवैधानिक तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सारे समुदायों ने, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया बड़े शांति प्रिय तरीके से। उसकी राजनीति कोई हुई नहीं और एक भव्य रामलला का मंदिर जो हमारे सबके आपके आस्था का स्थान है, वो आज निर्माण होकर हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के एक श्रद्धा का स्थान बना हुआ है। तो ये हमारे संविधान की ताकत है, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत है, जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें आज धीरे धीरे एक एक करके संभव हो रही है। भारत लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की शक्ति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर भारत बना है तो उसको भी हम लोगों ने सराहना चाहिए। हम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं और लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर मतभेद हो सकते हैं, कोई अलग अलग सोच विचार हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रहित का सवाल आता है तो वहाँ तो हम सब लोगों को एक होकर इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम होगा। 2 महीने बाद चुनाव आएंगे, चुनावों में सब एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेंगे, बोलेंगे, लेकिन जब आज यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की जब हम बात करते हैं तो आज इसमें जो भी मुद्दे दिए हैं ये सत्य के आधार पर है। जो हुआ है वो वास्तव उसमें उन्होंने बोला है और वास्तव को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। दिन को दिन ही बोलना पड़ेगा, रात को रात ही बोलना पड़ेगा। जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो बातें रखी गई है, इसको तो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्वीकार करके और आगे मिलकर सबको इस देश को बढ़ाने का काम करना होगा। तो इसलिए मैं उपसभापति महोदय जी, मैं यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति
मेहमान महोदया ने जो अभिभाषण किया उसको पूरी तरह से अपना समर्थन तो देता ही हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी और इस देश की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तेज़ी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं और सबको लेकर उनका नारा, ये एक्चुअली हम लोगों को कई बार, हम भी ऑपोजिशन में थे तो कई बार हम इधर उधर की बातें सब करते थे, सुनते थे, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कोई केवल नारा नहीं है, ये सबको मिलके ही बनाना होगा। देश एक व्यक्ति से या एक पार्टी से या एक सरकार से नहीं, इस देश 140 करोड़ लोगों से ही बनने वाला है। लेकिन नेतृत्व भी उसी प्रकार से जो आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित लोग उनको देखकर, इस देश के आगे आने वाले भविष्य को देखकर उनका साथ दे रहे हैं। तो इस बात को भी हम सबको स्वीकार करना होगा। उनको भी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रफुल्ल जी।